गुड मॉर्निंग बच्चों, जीजीसी के हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम महाराणा सांगा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके लिए मैंने कुल 5 वीडियो बनाए हैं, जिसमें हमारा जो पहला वीडियो है उसके अंतर्गत हम महाराणा सांगा के समय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके साथ ही रायमल के पुत्रों में गद्दी प्राप्ति के लिए किस प्रकार से विरोध हुआ उसके बारे में, और इसके साथ ही राणा सांगा का राज्याभिषेक किस प्रकार से किया गया इसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ में हम राणा सांगा जो है उसको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और राणा सांगा का जन्मोत्कर्ष काल कौन सा था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा जो हमारा वीडियो है उसमें हम राणा सांगा और बाबर इन दोनों के आपसी संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें दोनों के बीच में संघर्ष और उसके प्रमुख कारण क्या रहे। तीसरा जो हमारा वीडियो है उसमें खानवा के युद्ध के पूर्व का जो घटनाक्रम था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ हमारा जो चौथा वीडियो है उसमें खानवा का युद्ध और राणा सांगा की पराजय के प्रमुख कारण कौन कौन से रहे थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और पांचवा जो हमारा वीडियो है उसमें खानवा के युद्ध के परिणाम क्या निकले और राणा सांगा की मृत्यु जो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। महाराणा सांगा इसकी पृष्ठभूमि कि अपने पिता महाराणा कुंभा की मृत्यु के बाद उसकी हत्या करके उदय सिंह 1468 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। मेवाड़ के अधिकांश सामंतों को पितृहंता उदा का गद्दी पर बैठना पसंद नहीं आया और उन्होंने कुंभा के छोटे पुत्र रायमल को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाना उचित समझा और मेवाड़ की गद्दी पर बैठाने का निश्चय कर रायमल को चित्तौड़ आने का निमंत्रण भेजा। इस समय रायमल अपनी ससुराल ईडर में था और अपने पिता की हत्या की सूचना और मेवाड़ी सामंतों का निमंत्रण मिलते ही रायमल सेना सहित मेवाड़ की तरफ चल पड़ा और जावर के समीप दोनों पक्षों में युद्ध हुआ, जिसमें उदा पराजित हुआ। और हरविलास शारदा का मानना है कि उदा ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने तथा सिरोही और मारवाड़ के शासकों का समर्थन प्राप्त करने की दृष्टि से सिरोही के देवड़ाओं और आबू तथा मारवाड़ के जोधा को अजमेर का तारागढ़ दुर्ग लेने के लिए भेजा। इतना ही नहीं, उसने अपनी स्थिति जो उसको काफी मजबूत बना लिया था। फिर बाद में नेक्स्ट बात आती है कि रायमल के पुत्रों में परस्पर विरोध। जाहिर है रायमल जो उसके क्या बोलते हैं 11 रानियां थी, जिसमें 13 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, और जाहिर है राज्य प्राप्ति के लिए इन सभी में संघर्ष अवश्य ही हुआ था। कहा जाता है कि रायमल के पुत्रों का परस्पर विरोध कि पृथ्वीराज सबसे बड़ा पुत्र था और जयमल दूसरा पुत्र था तथा सांगा उसका तीसरा पुत्र था। पृथ्वीराज और सांगा दोनों ही सगे भाई थे, एक ही मां के थे, और रायमल अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी निश्चित नहीं कर पाया और जिससे उसके महत्वाकांक्षी पुत्र और चचेरे भाई एक दूसरे के प्रति आपस में वैमनस्य रखने लगे। रायमल ने कुंभलगढ़ की शासन व्यवस्था पृथ्वीराज को सौंपकर इस वैमनस्य में और भी वृद्धि कर दी। सांगा रायमल का तीसरा पुत्र होते हुए भी मेवाड़ की गद्दी पर बैठने का स्वप्न देख रहा था, लेकिन रायमल के ज्येष्ठ पुत्रों पृथ्वीराज और जयमल का दावा ज्यादा मजबूत था। रायमल का चाचा सारंग देव भी मेवाड़ की गद्दी का उम्मीदवार था और कुंभा के भाई खेमकरण का पुत्र सूरजमल तो रायमल को भी मेवाड़ का शासक स्वीकार करना आपत्तिजनक समझता था और ऐसी स्थिति में सांगा को सिंहासन प्राप्त होना दूर की कल्पना थी। रायमल के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर इन सभी उम्मीदवारों में रायमल के जीवन काल में ही तनाव उत्पन्न हो गया था। तो इस प्रकार से रायमल जो उसके जो उत्तराधिकारी जो थे उनमें आपस में मनमुटाव और आपस में संघर्ष जो शुरू हो गया था। किस बात के लिए? गद्दी प्राप्त करने के लिए। इस संबंध में एक दिन पृथ्वीराज, जयमल और सांगा अपने चाचा सारंग देव के साथ एक ज्योतिष के घर पहुंचे और अपना भविष्य फल जानना चाहते थे। ज्योतिष ने जन्मपत्री के आधार पर सांगा का राजयोग सबसे ज्यादा प्रमुख और प्रबल बताया और महत्वाकांक्षी पृथ्वीराज इस भविष्यवाणी जो उसको कहा जाता है कि सहन नहीं कर पाया और आवेश पे आकर अपनी तलवार से सांगा पर आक्रमण कर दिया। कहा जाता है कि सांगा तो बच गया, किंतु तलवार की हूल से उसकी एक आंख फूट गई। इस पर सारंग देव ने दोनों के बीच में आकर दोनों को समझाया और उसने सांगा की आंख का इलाज भी कराया, किंतु सांगा की एक आंख हमेशा के लिए चली गई। सारंग देव ने तीनों भाइयों में मेल कराने का प्रयास किया और कहा कि ज्योतिष के कथन पर विश्वास कर आपस में मनमुटाव करना ठीक नहीं है। इससे तो अच्छा है कि भीमल गांव की एक चारण जाति की पुजारन जो उससे पूछा जाए या उसके चमत्कार और भविष्य जो उससे
जान लिया जाए। इसीलिए कहा जाता है कि तीनों भाई सारंगदेव के साथ भीमल गांव के उस पुजारिन जो उसके पास में गए, और पुजारिन उस समय कहा जाता है कहीं गई हुई थी, अतः सभी वहां बैठकर उसका इंतजार करने लगे। जब पुजारिन आई तो सभी ने उससे अपना भविष्य जानने की इच्छा जाहिर की। पुजारिन ने भी कहा जाता है कि ज्योतिष की भविष्यवाणी जो उसी का समर्थन किया, और इसको सुनते ही तीनों में वहीं पर युद्ध शुरू हो गया। पृथ्वीराज सांगा पर टूट पड़ा और सारंगदेव ने किसी तरह सांगा को बचाया और सांगा वहां से भाग खड़ा, और जयमल भी उसका पीछा करता हुआ सेवंत्री गांव आया। और इस गांव में राठौड़ बीदा ने सांगा को शरण दी, लेकिन राठौड़ बीदा जयमल के हाथों मारा गया और सांगा मेवाड़ के मार्ग से अजमेर पहुंचा, जहां करमचंद पवार ने उसे आश्रय दिया था। इस प्रकार से सांगा कई दिनों तक अज्ञातवास जो उसमें रहा था। अब नेक्स्ट बताती सांगा का राज्यारोहण, कि जब सांगा अज्ञातवास में था तब उसे मेवाड़ की गद्दी प्राप्त होना बहुत ही असंभव दिखाई दे रहा था, किंतु परिस्थितियां जो थी वो धीरे धीरे उसके अनुकूल होती गई। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि जयमल राव सुल्तान के हाथों मारा गया और सिरोही से लौटते समय रास्ते में अपने बहनोई द्वारा दिए गए विषयुक्त लड्डू खाने से पृथ्वीराज जो उसकी भी मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से पूर्व पृथ्वीराज ने सारंगदेव जो है उसकी भी हत्या कर दी थी, और बचा हुआ सूरजमल भी अपने राज्य की स्थापना की तलाश में कांठल की ओर चल गया था। अतः सांगा के विरोधियों की समाप्ति हो चुकी थी तथा राणा रायमल के लिए सांगा को उत्तराधिकारी घोषित करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया था। और ऐसी स्थिति में करमचंद पवार ने राणा रायमल को सांगा के बारे में सूचना भिजवाई। राणा रायमल ने तत्काल सांगा को चित्तौड़ बुला भेजा और उसे महाराज कुमार का पद दिया। संभवतः जब रायमल मृत्युशैया पर था तभी सांगा को अजमेर से बुलाया था। अतः रायमल की मृत्यु के बाद सांगा महाराणा संग्राम सिंह के नाम से मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। सांगा के राज्याभिषेक की तिथि जो है उसके बारे में अलग अलग विद्वान जो अलग कि ओझा के अनुसार 24 मई 1509 ईस्वी को सिंहासन पर बैठा, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 5 मई 1509 को गद्दी पर बैठा था। और कहा जाता है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि सांगा का शासनकाल न केवल मेवाड़ के इतिहास में बल्कि उत्तरी भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है। फिर बाद में अगली बात आती है कि उसको गद्दी पर बैठने के बाद में कौन कौन सी कठिनाइयां जो उसका सामना करना पड़ा था, जिसमें कि आपके गुजरात है और उससे काफ़ी कहा जाता है कि उसको संघर्ष करना पड़ा था। इसके साथ ही आपके अजमेर और चाकसू जो उसकी विजय की, ईडर राज्य जो उसमें भी हस्तक्षेप किया, इसके अलावा मालवा की समस्या जो है, इसके अलावा मालवा जो उसके साथ में संघर्ष जो वो भी हुआ था, इसके साथ ही गागरोन जो उसका युद्ध जो वो भी हुआ था, और ईडर जो उसके ऊपर आक्रमण किया, और गुजरात के सुल्तान जो उसके द्वारा भी यहाँ पर आक्रमण किया गया था, और दिल्ली सल्तनत जो है वो भी कहा जाता है कि अब सांगा जो उसकी सीमाएं जो उसको छूने लग गई थी। और इसीलिए फिर बाद में 1519 से 1526 ईस्वी तक का काल जो थे वो राणा सांगा जो उसकी शक्ति का कहा जाता है कि चरमोत्कर्ष माना जाता है। और 1519 ईस्वी में राणा सांगा दागरोन के युद्ध में विजयी होकर मालवा के सुल्तान महमूद खलजी द्वितीय को बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आया, और इसके बाद तो निरंतर उसकी शक्ति जो बढ़ती गई। और 1526 ईस्वी में सांगा द्वारा दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करना उसकी शक्ति का चरमोत्कर्ष था, और अब तक अनेक हिंदू राजाओं और सरदारों ने उसके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था। और कर्नल टोड ने भी लिखा है कि 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव और 104 सरदार उसकी सेवा में उपस्थित रहते थे। वस्तुतः सांगा ने अपने पड़ोसी राजपूत शासकों मालवा और गुजरात के सुल्तानों तथा दिल्ली के इब्राहिम लोदी को पराजित करके अपने आप को राजपूत शासकों से सिद्ध कर दिया, और अनेक हिंदू शासक और सामान्य जनता उसे हिंदू धर्म और संस्कृति जो उसका रक्षक समझने लगी। और राजपूत शासकों और सरदारों को तो यह विश्वास होने लगा कि राणा उत्तर भारत में हिंदू साम्राज्य की अवश्य स्थापना कर लेगा। इस प्रकार से 1526 ईस्वी तक सांगा की शक्ति और प्रतिष्ठा जो वो अपने चरम शिखर जो उसके ऊपर पहुंच गई थी।